चलिए हम लोग पढ़ रहे थे एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था दो हिस्सों में बांटेंगे इसको। पहला सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा क्या था अदर पॉइंट। अब देखो उसमें जो पहला था शुरू करेंगे। अब क्या है टू पार्टी। कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। क्या आप अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। कोई भी आदमी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। A contract involves at least two parties, one party making the offer and the other party accepting it. एक पार्टी ऑफर करेगा और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर सकता है। A contract may be made by natural person and by other person जिनका की लीगल एग्जिस्टेंस है। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों पार्टी नेचुरल होने चाहिए। मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? एक्स लिमिटेड के साथ। तो एक्स लिमिटेड के बिहाफ में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों नेचुरल होने चाहिए। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी हो सकता है, जैसे कंपनी या यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा। It is necessary to remember that identity of the parties be ascertainable. यानी कोई भी फेक पर्सन नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी ascertainable होनी चाहिए। मतलब हम उसकी पहचान कर सके। कैसे? आपकी पहचान कैसे होगी? अगर आपसे कहा जाएगा कि आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देनी होगी तो क्या दोगे आप? आधार कार्ड दोगे ना। तो वैसे अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी का आधार कार्ड नहीं होता, बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता, आरसी। बोलो, हो गई उसकी पहचान। कंपनी को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है आरओसी पे, ठीक है? तो उससे कंपनी की पहचान होगी। दैट्स ऑल। आपकी पहचान आपका आधार नंबर है। अगला पॉइंट, एग्जांपल, टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दैट सेलर एंड बायर। द सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं तो एक तरफ सेलर होगा, दूसरी तरफ बायर। बिकॉज़ ए पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। अपने आप के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे। इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड एयरटेल कंपनी, when on dissolution of a partnership, the assets of the firm were divided among the partners. The sales tax officer want to tax this transaction. मामला क्या है सुनो। पार्टनरशिप फर्म थी, उसके तीन पार्टनर थे, सपोज ए बी सी। फर्म का डिसोल्यूशन हुआ और फर्म की बैलेंस शीट में जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह थे, असेट्स थे, वो पांच में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए आउटसाइडर्स का पेमेंट करने के बाद। आउटसाइडर को पहले लौटा दिया पैसा, फिर जो बचा हुआ था वो प्रॉपर्टी किसमें बांट दिया? बोलो, पार्टनर्स में। तो वैसे सिचुएशन में सेल टैक्स ऑफिसर इसे ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाना चाहता था, क्योंकि वो इसे सेल मान रहा था, सेल बाय फर्म टू पार्टनर। तो जवाब आया कोर्ट का, इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ सेल। ये सेल नहीं है। द पार्टनर बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोस असेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। तो वो बायर और सेलर नहीं हो सकते, ठीक है? खुद ही बायर और खुद ही सेलर नहीं हो सकते। या माना गया दोनों सेम है। फर्म का अपना कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होता अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली फर्म का। तो वैसे केस में माना जाएगा यहाँ कोई सेल परचेज नहीं है और कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इंटेंशन of parties to create देखो क्या है, agreements are not enforceable in court of law and hence they do not result into contract. तो पूरे पार्टी के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना जरूरी है। एग्जाम्पल, a husband agrees to pay by certain amount of maintenance every month while he was abroad. वो बाहर चला गया था और उसने प्रॉमिस किया था कि हर महीने पैसे ट्रांसफर करेगा।
बाद में हस्बैंड ने पैसे ट्रांसफर करना बंद कर दिया। कुछ टाइम के बाद हस्बैंड पेड टू पे द प्रॉमिस अमाउंट, वाइफ sued him for recovery of the amount. Here in that case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relation. Balfour versus Balfour केस लॉ है, मतलब उसमें कहा गया कि सोशल जो ऑब्लिगेशन होता है उसे फुलफिल करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपस का प्रॉमिस था हस्बैंड की तरफ से वाइफ को, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड नहीं होता है और कोई यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन राइट नहीं होता, इसलिए नहीं पे करना पड़ेगा उसको। तीसरा, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड। देखो क्या है, इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, मतलब अदर फॉर्मेलिटी का एक एग्जांपल हुआ कॉन्ट्रैक्ट किसमें होना चाहिए, राइटिंग में। अगर वर्बल है तो पार्टी डिनाई कर जाएंगे ना, फ्यूचर में बोलेंगे नहीं ऐसा तो कुछ बात हुआ ही नहीं था। तो एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर, इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ व्हिच इज इन फोर्स एट द टाइम इज एसेंशियल टू बी इट फॉर एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कई बार कुछ और कंडीशंस होते हैं किसी और लॉ में, जैसे मैंने बिल्डिंग को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो एग्रीमेंट फॉर सेल होता है सबसे पहले, मतलब सामने वाली पार्टी और मेरे बीच में होगा कि वो बेचना चाहता है, मैं खरीदना चाहता हूँ, अमाउंट तय हो जाएगा, कितने समय में कंसीडरेशन ट्रांसफर होगा लिख देंगे कि 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। उसके बाद जब मैं टाइम आएगा बाकी पेमेंट करके रजिस्ट्री कराना पड़ेगा मेरे नाम पे, मतलब वो पार्टी मेरे नाम से रजिस्ट्री करेगा और इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर। ये जरूरी है, जब तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर नहीं होगा मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं कहलाऊंगा, समझ गए। तो केवल उस एग्रीमेंट की वजह से क्या मैं ओनर बन जाऊंगा, नहीं, उस एग्रीमेंट के साथ साथ अगर दूसरे एक्ट में कुछ और भी फॉर्मेलिटीज हैं तो उनको कंप्लाई करना होगा। क्लियर है? चलो अगला पढ़ो, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। देखो क्या लिखा है, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वॉग और इनडेफिनिट। मतलब एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि वो एग्रीमेंट ना लगे कि ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं। एग्जांपल, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, बस कितना लिखा है, ए एग्रीज टू बी टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, टाइप ऑफ ऑयल, कौन सा ऑयल, खाने वाला ऑयल है, लगाने वाला ऑयल है, फिश ऑयल है, कौन सा ऑयल है, या पेट्रोल डीजल वाला ऑयल, बोलो पता नहीं। तो आपको यहाँ पर वो क्लैरिफाई करना चाहिए था, नहीं तो फिर एग्रीमेंट को कैसे एग्जीक्यूट कराओ, डिस्प्यूट क्रिएट होगा बिना मतलब के। तो इसका मतलब है जो भी एग्रीमेंट में पॉइंट सारे सर्टेन होने चाहिए। देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर। क्लियर? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, possibility of performance। तो देखो, the terms of agreement should be capable of performance, यानी उसमें जो लिखा है वो पूरा होने की स्थिति में भी होना चाहिए। An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced। मतलब पता है, देख के समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है इसको फुलफिल करना, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। जैसे ए एग्रीड टू बी विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, जादू से खजाना ला देगा, ये प्रॉमिस क्या ए ने बी के साथ, क्या तो पॉसिबल है क्या? द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म। जो पॉसिबल नहीं है उसके बारे में प्रॉमिस नहीं किया जा सकता। जैसे ए ने बी को बोला कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारी माँ को वापस जिंदा कर दूंगा एग्रीमेंट में, तो बताओ क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं, क्योंकि पता है कि जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रहा? अब आते हैं जो सेक्शन 10 में कंडीशंस हैं उस पर। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये दोनों होना जरूरी है एग्रीमेंट में। तो देखना क्या है,
An agreement is the first essential element of a valid contract. According to Section 2E of Indian Contract Act 1872, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. And according to Section 2B, a proposal when accepted becomes a promise. हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि जब कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब वो बनता है एक्सेप्टेंस, और एक वैलिड एक्सेप्टेंस ही प्रॉमिस कहलाता है, राइट? वैलिड एक्सेप्टेंस इज अ प्रॉमिस. So an agreement is an outcome of क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. वही एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट के लिए ऑफर होना जरूरी है और ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस जरूरी है. क्लियर है? सेकेंड है फ्री कंसेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. सहमति जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, मतलब किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, या धोखे से नहीं. क्लियर हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल सन ने क्या किया, फादर बीमार रहते थे तो सन ने उनसे कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन करने के बहाने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला डॉक्यूमेंट साइन करवा दिया, धोखे से. क्लियर है? फादर को पता था नहीं, बाद में उनको पता चला, पार्टनर को पता चला, तो पता चलेगा तो वो बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जो कंसेंट है यहाँ पर फ्री नहीं. समझ में आ रहा है? तो देखो, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. जब वो लोग सेम थिंग को सेम सेंस में एग्री करेंगे तब, मतलब मिस्टर ए कह कुछ और रहा है, मिस्टर बी समझ कुछ और रहा है, और मिस्टर बी को लग रहा है कि नहीं मामला कुछ और है, और वो कंसेंट भी दे रहा है, जबकि हाँ मामला कुछ और, तो इनको भी फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा. फ्री कंसेंट का मतलब होता है ए ने बी को सही ढंग से समझाया है कि क्या मैटर है, और बी ने समझ करके फिर उस पर क्या किया, एग्री किया. This can also be understood as identity of minds in understanding the term with consensus ad idem. एक फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है ये, consensus ad idem. इसका मतलब होता है agreement to the same thing. Consensus ad idem का मतलब है agreement to the same thing. समान चीज के लिए सहमति आपस में, एक ही पर्टिकुलर पर्पस के लिए दोनों क्या है, तैयार हो, तब इसको बोलते हैं कंसेंसस एड इडम. यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब कंसेंसस एड इडम होगा. बात समझ रहे हैं? कौन सा फ्रेज है ये? लैटिन फ्रेज है, मतलब ये लैटिन वर्ड है ये वाला, और आप लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे. वॉइड एब इनिशियो, हाँ वैसे ही अल्ट्रा वायरस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, मैं बताऊंगा आपको आगे जाकर. तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फर्दर. सच ए कंसेंट मस्ट बी फ्री. कंसेंट वुड बी कंसीडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. चिंता मत करो, ये सारे आइटम डिटेल में हमें पढ़ने हैं अलग अलग, पूरा एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे इसके बारे में. जैसे पहला वाला पॉइंट है, कोएर्सन मतलब होता है दबाव, प्रेशर, जैसे धमका करके, बंदूक दिखा करके, गन लगा दिया यहाँ पर, बोला साइन मारो, मारना पड़ा. और आप पुरानी मूवीज में देखेंगे ऐसा होता था, विलेन जो है वो हीरो की माँ को ये बना लेता था, बंधक बना लेता था, और बोलता था कि तुम अभी ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, नहीं तो तुम्हारी माँ को उड़ा दूंगा. क्लियर है? तो वैसे केस में ये सब चलेगा नहीं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता नहीं, इसमें फ्री कंसेंट नहीं है, इट इज नॉट ए वैलिड एग्रीमेंट. ओके. सेकंड है अंडर इन्फ्लुएंस. अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है? इसमें कोई बंदूक नहीं तानता, लेकिन यहाँ पर दबाव बनाया जाता है मानसिक तौर पर, मतलब मेंटली प्रेशर डाल करके. जैसे उसमें ऐसा रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में कि वो मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है. जैसे फादर और सन के बीच में, फादर डॉटर के बीच में, मदर और सन के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें प्रेशर बनाया जा सकता है, तो उसको एंटी इन्फ्लुएंस बोलते हैं. मतलब जहां आप इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में होते हैं और आप इन्फ्लुएंस करते भी, समझ गए? तो वैसे केस में उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, फ्री कंसेंट नहीं है. फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी गलत जानकारी देना, गलत जानकारी देना. जैसे आपको जितने भी मॉनेटरी स्कैम होते हैं ना, फ्रॉड, उसमें लालच एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. गांव के लोगों को
अनपढ़ लोगों को या बहुत सारे लोगों को लालच दिया जाता है कि आप इस स्कीम में पैसा डालो। जैसे अभी कल परसों मेरा एक फ्रेंड मुझे कह रहा था, उसके पास कोई आदमी आया और उसने बोला कितना 6 लाख रुपए दो और 13 टाइम के बाद 1 साल के अंदर ही 1 करोड़ रुपए लौटाएंगे। मैंने सुना तो उसी से समझ में आ गया कि क्या है, फ्रॉड है। कोई भी कमा पाएगा 6 लाख से 1 करोड़ सपोज 1 साल में, पॉसिबल है नहीं। फिर उसने बताया, वो लॉजिक भी दे रहा था, इस पैसे को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे यहाँ डालेंगे। मतलब ये सब लॉजिक कोई काम कर नहीं है। इंडिया में इसी वजह से तो बड़े बड़े फ्रॉड हुए, जैसे चिटफंड घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ था शारदा चिटफंड घोटाला, तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। पूरा भी ये सहारा ग्रुप डूब रहा। तो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया, और देखो प्रॉमिस किया वो गलत नहीं है, उनके पास वैसा अर्निंग भी होना चाहिए ना। अगर उनका अर्निंग भी बहुत सॉलिड है तो वो हाई इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, कुछ समय तक पे करने के बाद फिर वो टॉपिक घुमाते हैं, मतलब एक से लेते हैं दूसरे को देते हैं, तीसरे से लेते हैं दूसरे को देते हैं, यही करते हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है जब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो उसमें लॉसेस होते हैं लोगों को। ऐसी गोल्डन फॉरेस्ट करके कंपनी आई थी, मैं नया सीए बना था, तो जिस ऑफिस में मैं काम करता था वहां पर देखा कि जिनको देखो वो पैसे डाल रहे हैं, और मैं खुदकिस्मत था, पैसे थे ही नहीं मेरे पास, तो डालता है कहां पर, समझ गए। कंपनी डूब गई कुछ समय के बाद। जब कोई कंपनी आपको बोलेगी कि आप एजेंट बन जाओ, पैसे लाओ, हम आपको हर फाइनेंस पे 25% कमीशन देंगे, मतलब 1 लाख लाओगे 25,000 तुम्हारे, तो मतलब समझ जाओ कि वो कंपनी वापस नहीं करने वाली है उस पैसे। जब कमीशन 25% देंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होगा, तो फिर पैसा लाएंगे कहां से लौटाने के लिए। तो ये सब बहुत होता है, इसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। और ये सारी चीजें अगर हैं कोई भी एक इसमें, तो माना जाएगा फ्री कंसेंट नहीं है। The agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so called। तो अगर प्री कंसेंट के बिना एग्रीमेंट किया गया है तो वॉइड नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिस पार्टी के साथ गड़बड़ किया गया है उसके सहमति से उसे वैलिड भी माना जा सकता है। वो चाहेगा तो उसे वैलिड बोल सकता है या वो उसे वॉइड भी बोल सकता है। लेकिन इन सारे केस में कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, लेकिन एक केस में वॉइड शुरू से माना जाएगा, वो मिस्टेक। When consent is vitiated by mistake, यानी लिया गया कंसेंट मिस्टेक के द्वारा, मतलब गलती से कंसेंट मिल गया, तो फिर वॉइडेबल नहीं है, वो क्या है, वॉइड है शुरू से। यानी कि बाकी सारे केसेस में कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल। केवल एक केस में क्या होगा, वॉइड। कौन सा केस है वो, मिस्टेक। बोलो याद रहेगा। अगला एग्जांपल देखो अगले पेज में, ए थ्रेटेड टू शूट बी, शूट बी मतलब गोली से उड़ा देंगे एक हिट, बी डज नॉट लेंड हिम 2000 रुपीस एंड बी एग्रीड टू इट। बोला भाई ले ले भाई, जान मत लेना, 2000 ले ले, ठीक है। Here the agreement is entered in under coercion and is voidable at the option of B। तो बाद में चाहे B इसे वैलिड भी मान सकता है या void डिक्लेयर कर सकता है। स्टूडेंट में नोट दैट the term coercion, under influence, fraud, misrepresentation, mistake are explained in the coming units। तो इंतजार करो फ्यूचर एपिसोड्स का, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे सुनेंगे इसके बारे में, ओके। कौन सा, ये पांचों पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। अगला पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, पढ़ो चलो, तो पूरा एक पैराग्राफ है, जल्दी से पढ़ो।
ठीक है, पढ़े। Capacity of the party. Capacity to contract means the legal ability of a person to enter into a valid contract. क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक था? क्या वो स्थिति में था कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था? फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में है या नहीं है? तो एक तो बड़ा सिंपल मामला है, एज देखेंगे, 18 साल का हुआ है, नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा, आगे पढ़ेंगे हम, जो 18 साल का नहीं, वो माइनर है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो साइन करने की स्थिति में नहीं होता, माइनर कैन नॉट साइन। ओके, पहला पॉइंट। लेकिन दूसरा पॉइंट सुनो, आप बताना मुझे, एक पर्सन है जो जिसने अभी सपोज 7-8 पैक मार दिए, मतलब एकदम क्या है, वो एक्सप्लेन कर रही, बताओ। मतलब ऐसे बता रही है जैसे इसको पता है क्या होता है 8 पैक लेने के बाद। तो सोचो, मतलब 8 पैक ले चुका है और अगला पैक भी ले रहा है वो, तो उस समय वो क्या होता है, बहुत इमोशनल हो जाता है बंदा, सामने वाले को बहुत सारी बातें बोलने लगता है, प्यार उमड़ने लगता है, समझो। तो वैसे केस में उसने सामने वाले को बोला, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, मतलब तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है, बोल तुझे क्या चाहिए। सामने वाला भी समझदार था, बोला कि ठीक है, अपने बिजनेस में मेरे को पार्टनर बना लो, ले लिख कर दे रहा हूँ, लिख दिया। बोलो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में था? यानी ये जो कैपेसिटी ऑफ द पार्टी है वहां कवर होगा ये पॉइंट। यानी उसने नशे में लिख दिया, फिर अगले दिन उसे याद रहेगा जब होश आएगा तब? नहीं, याद तो तब आएगा जब वो दोस्त वापस आएगा और उसको बताएगा कि मैं ही हूँ तेरा इकलौता दोस्त, और तब वो बोलेगा ना हिस्सा दो, तब बोले कौन सा हिस्सा, तब याद आएगा कि ये थोड़ी ना दोस्त है, ये तो पी रहा था। तो वैसे केस में ये भी माना जाएगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ, यहाँ पर वो पार्टी जो थे उसमें कैपेसिटी नहीं था अभी कॉन्ट्रैक्ट करने का। और इसमें और एक पॉइंट है, जैसे अनसाउंड माइंड, यानी आदमी की मानसिक स्थिति क्या है, खराब है, जैसे उसको समझ नहीं है, उसको पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, अनसाउंड माइंड। और वैसे केस में कोई भी उससे लिखवा सकता है कुछ भी, बोलो। तो इस केस में भी इसको प्रॉपर एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर भी कैपेसिटी ऑफ द पार्टी अफेक्टेड हो रहा है, बोलो। लेकिन एक बात सुनो, मान लो किसी अनसाउंड माइंड वाले का इलाज चल रहा है, कोर्ट में नहीं, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो वो अब ठीक हो रहा है और इनफैक्ट अभी ठीक है, तो जिस समय वो ठीक है उन हालात में क्या वो साइन मार सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है? तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट ये देखना, जैसे ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई खराबी है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, कर सकता है जब वो अपने होशो हवास में होगा, बोलो। कोई प्रॉब्लम है? एक नॉर्मल बंदा है लेकिन होश में नहीं है, ड्रिंक कर रखा, जिस समय ड्रिंक कर रखा उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। लेकिन जब उसका नशा उतर जाएगा, जब वो नॉर्मल हो जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरह से अनसाउंड माइंड वाला भी कर सकता है जब वो साउंड माइंड का होगा, जब वो ठीक रहेगा। लेकिन जब वो डिस्टर्ब्ड है उस पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो देखो क्या लिखा है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Section 11 of Indian Contract Act specifies that every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject। बोल रहे हैं कि वो मेजॉरिटी के एज तक अगर पहुंच चुका है तब वो कॉम्पिटेंट है। एंड इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का हो, एंड इज नॉट अदरवाइज क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। किसी और कारण से वो डिस्क्वालीफाइड ना हो तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो देखो अभी a person competent to contract must fulfill the above all the above three qualifications. The qualification A refers to the age of contracting person, and that is the person entering into contract must be of 18 years of age। तो पहला कंडीशन साफ है एकदम, कितने साल का होना चाहिए? 18। Person below 18 years of age are considered minor and therefore incompetent to contract। Qualification B requires to be a person of sound mind, that is he should be in his senses
so that he understand the implication of the contract at the time of entering into contract. कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो उस कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लीकेशन को समझने की स्थिति में होना चाहिए, यानी उसको समझ में आ सके कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की वजह से उसका परिणाम क्या होने वाला है, फ्यूचर में उसका क्या असर होने वाला है, ये उसको पहले से पता होना चाहिए। A lunatic, an idiot, a drunken person, or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. तो सुनिए, lunatic या idiot, तो हम कई बार दूसरों को बोलते हैं ना idiot, तो idiot का मतलब एक्चुअल में पागल ही होता है, मतलब आप सामने वाला जो वो idiot है मतलब समझने और सोचने की स्थिति में नहीं है, या ड्रंकन पर्सन या किसी इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में जो है मतलब ड्रग लिया हुआ है कोई सा भी। जनरली इंडिया में जो ड्रग ज्यादा पॉपुलर है वो है नहीं, ब्राउन शुगर नहीं है पॉपुलर, तुम गलत रास्ते पर हो। बताओ क्या है सही जवाब? सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग जो सबसे ज्यादा बिकता है, अरे सुशांत सिंह राजपूत या जो बहुत सारे फिल्म स्टार कंज्यूम करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, क्या गांजा बोलते हैं उसको, राइट? और गोवा जाओ आपको अलग अलग वैरायटी की मिलेगी, बहुत अच्छी थी, जमशेदपुर में भी मिलता होगा, पता नहीं आप लोग को ज्यादा पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ये बहुत आसानी से मिल जाता है। और बोला जाता है कि अगर आप अगर गांजा जो आप थोड़ा सा भी पी लोगे तो वैसे केस में आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा आपके साथ क्या हो रहा है, ना होश रहेगा ना हवा, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। ट्राई करो, बताना मुझे क्या। अरे अब आप बच्चे नहीं हो, 18 साल के आप हो गए हैं, एक्सेप्ट दैट गर्ल, तो तुम हो गया, चलो ठीक है मान लेते हैं, हाइट देख के लगता नहीं, लगता तुम अभी 12 साल की हो। एनीवे समझिएगा, तो अगर आप इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में हैं, यानी आपने ऐसा कुछ भी लिया है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, ब्राउन शुगर वो भी चलेगा, वो भी लिया है और आप होशो-हवास में नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। अगला पॉइंट, क्वालिफिकेशन थी रिक्वायर्ड दैट ए पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय हिज इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छा पॉइंट है, लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालिफाइड लोग नहीं होने चाहिए। अब ये कौन होते हैं भाई? If entering into such contract, such persons are an alien enemy. Alien तो नाम सुना होगा ना कई बार मूवीज में और बहुत सारी जगह पर। तो alien enemy क्या होता है? तो बहुत आसान है, दूसरे ग्रह से आने वाले दुश्मन, यही है ना? गलत है, बकवास, यहाँ पर ये मीनिंग नहीं है। Alien enemy का मतलब है दुश्मन देश का रहने वाला, मतलब किसी और कंट्री का, और वो कंट्री हमारी कंट्री की क्या है? दुश्मन है। तो वहां पर लिख लो, कहीं पर ऊपर में लिख लो, इसका मतलब लिख लो, a citizen of a country with which our country is at war, एलियन इनामी। एक ऐसी कंट्री का सिटीजन जिसके साथ हमारी कंट्री का क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन के सिटीजन जो हैं वो रशिया के सिटीजन के लिए क्या है? एलियन इनामी। तो आप किसी ऐसे एलियन इनामी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अभी और बताऊंगा इसके बारे में, सुनना। अगर सपोज मैंने किसी ऐसे कंट्री के पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब माल बेचा सपोज इंडिया के बाहर, और उससे भी मुझे पैसा लेना है, मैं ऑलरेडी माल बेच चुका हूँ। जब माल बेचा उस समय कोई वॉर वगैरह नहीं चल रहा,